वो लड़की जो रोज चौथे माले की बालकनी पर बैठती थी, तुझे पता है ना, उसकी हंसी एक दिन अचानक गायब हो गई थी। नाम उसका रवीना था और उसके पीछे जो हुआ वो कोई जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उसे उस रात आखिरी बार देखा था। कहते हैं ना, किसी की मुस्कान जितनी गहरी हो उसके भीतर उतना ही अंधेरा होता है। रवीना के पीछे वो अंधेरा कब से था ये कोई नहीं जानता था, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया। वो अकेली नहीं थी, लेकिन जो उसके आसपास थे वो सब उसे अकेला ही कर रहे थे। उसका बाप जो उसे अपनी मर्जी की गुड़िया समझता था, उसकी माँ जो बस चुप रहकर सब कुछ सह लेती थी, और उसका मंगेतर जिसकी मुस्कुराहट के पीछे एक दरिंदा छुपा था। रवीना बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो उसकी आंखें कहती थीं, वो अगर किसी ने पढ़ लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। मैं जानता हूं तू सोच रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, लेकिन इस कहानी को जानना जरूरी है, क्योंकि जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तेरे साथ भी। उस दिन बारिश हो रही थी और रवीना कॉलेज से लौट रही थी। उसके हाथ में एक पुराना सा डायरी था जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे, उसके दिल के जैसे। वो डायरी उसकी नहीं थी, वो उसके मंगेतर आर्यन की थी, जिसमें उसने रवीना की दोस्त अंजलि के साथ के रिश्ते की हर हद पार की हुई बातें लिख रखी थीं। रवीना की उंगलियां उस डायरी के पन्नों पर थरथरा रही थीं और उसकी रुलाई सड़क पर बहते पानी से तेज थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं। घर पहुंची तो उसके बाप ने दरवाजा नहीं खोला, कहा, अब तू हमारी इज्जत नहीं रही, और मां चुपचाप खड़ी रही जैसे उसने उसे पैदा नहीं किया था। रवीना उस रात छत पर गई थी, लेकिन वो कूदने नहीं गई थी। वो देखना चाहती थी कि क्या नीचे भी कोई जिंदगी है, और वहीं से कहानी पलटी, क्योंकि उसे छत पर कोई और भी मिला। मैं उस बिल्डिंग का चौकीदार था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं एक इंसान था जो इंसानों को पढ़ना जानता था, और रवीना की आंखों में मैंने मौत नहीं, बदला देखा था। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें वो सब दिखा सकती हूं जो इन लोगों ने मुझसे छीन लिया है। मैं चौंका नहीं, मैंने सिर हिलाया, और उस दिन से हम दोनों ने मिलकर उस कहानी को फिर से लिखना शुरू किया, जिसमें अंत अब भी बाकी था। रवीना की पहली चाल थी आर्यन की सच्चाई सामने लाना, और वो चाल ऐसी थी कि उसे खुद पे भी शक होने लगा। उसने आर्यन को एक झूठी चिट्ठी भेजी उसकी दोस्त अंजलि की हैंडराइटिंग में, जिसमें लिखा था कि मैं सब बता दूंगी। आर्यन उसी रात डर के मारे अंजलि के फ्लैट पहुंचा, लेकिन वहां अंजलि नहीं, मैं था, सिर्फ कैमरे के पीछे हर चीज रिकॉर्ड कर रहा। अगले दिन जब रवीना ने वो वीडियो कॉलेज के प्रोजेक्टर पर चला दिया तो आर्यन की आंखों में दिखा डर उस जानवर का असली चेहरा था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। असली भूत तो अभी बाकी था, उसका अपना बाप, जिसने अपनी इज्जत के नाम पर उसकी जिंदगी को गंदगी समझा, और मां को इतना डरा रखा था कि वो बोल भी नहीं सकती थी। रवीना ने अपने बाप की अलमारी से एक पुरानी फोटो निकाली, जिसमें उसके बाप के साथ एक दूसरी औरत और एक लड़की थी, उसकी सौतेली बहन। हाँ, रवीना को उस दिन पता चला कि वो इस घर की बेटी नहीं थी, वो तो उस औरत की निशानी थी जिसे उसके बाप ने मार डाला था। उसके बाद रवीना चुप नहीं रही, उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, पुराने पुलिस रिकॉर्ड, बंद हो चुकी फाइलें, और अपनी मां की चुप्पी। मैंने उसे सिखा दिया कि डर के साथ नहीं, सब्र के साथ लड़ाई जीतनी होती है, और उसने हर दिन को हथियार बना लिया। 3 हफ्तों के अंदर उसने एक स्टोरी तैयार की, सबूतों से भरी, सच से लिपटी, और इतने सलीके से गढ़ी कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसने वो स्टोरी एक न्यूज चैनल को भेज दी, अनाम रहकर, और साथ में हर वो दस्तावेज जो उसके बाप को बेनकाब कर सके। जब अगले दिन न्यूज में सब कुछ आया तो उसकी कॉलोनी की सड़कों पर सन्नाटा था और घर के अंदर जमीन दरक चुकी थी। बाप ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, मां बेहोश हो गई, और रवीना, वो उस दिन पहली बार जोर से हंसी थी, पर फिर भी वो चैन नहीं था। उसकी लड़ाई तो तब शुरू हुई जब पुलिस आई और सबको उठाकर ले गई। आर्यन को रेप के केस में, उसके बाप को मर्डर और धोखे में, और मां को मेडिकल केयर के लिए। रवीना अब अकेली थी, लेकिन इस बार उसका अकेलापन डर से नहीं, आजादी से भरा था। वो अब भी बालकनी पर बैठती है, लेकिन अब उसकी हंसी में डर नहीं, एक जीत की गूंज होती है।
तू सोया नहीं ना? क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जब उसके घर के दरवाजे पुलिस ने तोड़े थे, तब रवीना उस बालकनी में खड़ी थी और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पिछली जिंदगी अब राख हो चुकी थी। उसने अदालत में गवाही दी, आंखों में एक भी आंसू नहीं, जैसे उसकी रगों में अब खून नहीं, आग दौड़ रही थी। जज के सामने खड़े होकर उसने जब अपने बाप की वो रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसमें वो अपनी पहली बीवी की हत्या को जरूरी गलती कहता है, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। आर्यन उस वक्त कटघरे में खड़ा था और जब रवीना ने उसकी और अंजलि की वीडियो सबूत के साथ दिखाया तो पहली बार उसका सर झुक गया था। झूठ नहीं, शर्म से। अंजलि मर चुकी थी, कथित तौर पर एक्सीडेंट, लेकिन रवीना जानती थी कि वो एक्सीडेंट नहीं था और इसी सच की तलाश अब उसकी अगली मंजिल बन चुकी थी। कोर्ट का केस जीतकर भी रवीना को नींद नहीं आई, क्योंकि अंजलि की मौत उसकी आत्मा पर सवाल बनकर बैठ गई थी। अगर वो बोल जाती तो शायद जिंदा होती। वो अंजलि के घर गई, उसकी मां से मिली, जर्जर सी औरत जो हर बात पर चुप रह जाती थी, लेकिन एक लाइन उसने कह दी, मेरी बेटी सच्चाई जान गई थी इसलिए मर गई। उसके बाद रवीना ने जो किया वो कोई नहीं करता। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, अपने पैसों से नहीं, अपनी गहनों को बेचकर। उस आदमी ने 2 हफ्ते में जो रिपोर्ट दी, उसने रवीना के पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। अंजलि के मोबाइल रिकॉर्ड में उस रात की कॉल डिटेल्स थीं और सबसे आखिरी कॉल आर्यन को नहीं, किसी इंस्पेक्टर शेखावत को की गई थी। अब कहानी एक नई दिशा में मुड़ रही थी। अब बात एक रेपिस्ट लड़के की नहीं थी, अब बात एक पुलिस अफसर के उस नेटवर्क की थी जो लड़कियों को डराकर चुप करवा देता था। रवीना अब डरी नहीं। उसने तय किया कि इस बार वो अकेले नहीं जाएगी। उसने मीडिया के कुछ ईमानदार पत्रकारों को सबूत भेज दिए और एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो अब भी डरते हैं। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। उसमें रवीना ने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा फोन, मेरी डायरी और मेरे जले हुए गहने उस पुलिस इंस्पेक्टर को देखना, क्योंकि वहां मेरी मौत का असली चेहरा छुपा है। शेखावत के ऑफिस में हलचल मच गई, लेकिन कानून का सच जब सबके सामने होता है तब भी उसका गला घोंटा जाता है। और उस रात रवीना के ऊपर हमला हुआ। वो हॉस्पिटल में थी, बेसुध लेकिन जिंदा। और अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक सबूत थी, वो एक तूफान थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। मैं, जो अब तक उसकी परछाई बनकर उसे देख रहा था, उस रात मैंने एक और काम किया। वो डायरी जिसमें रवीना ने सब कुछ लिखा था, मैं लेकर गया डीसीपी ऑफिस। और जब वह डायरी खुली तो उसमें सिर्फ शब्द नहीं थे, हर पन्ना खून के आंसुओं से लिखा गया दस्तावेज था। एक एक नाम, एक एक रिश्ता जो सत्ता और सेक्स के सौदों में बिक चुका था। शेखावत सस्पेंड हो गया और फिर गिरफ्तार, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके साथ काम करने वाले 4 और बड़े अफसर पकड़े गए। रवीना जब कोमा से बाहर आई तो कमरे में सिर्फ एक खिड़की खुली थी और बाहर से धूप अंदर आ रही थी, पहली बार इतनी तेज कि उसकी बंद आंखों को चुभ गई। उसने मुझे देखा और कहा, क्या सब खत्म हो गया? और मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, सब शुरू हुआ है। उसके बाद रवीना एक एनजीओ से जुड़ी। उसने अपने जैसी लड़कियों को तलाशना शुरू किया जो अब भी उन दीवारों में बंद थीं जहां से वो कभी कूदने वाली थीं। हर हफ्ते वो गांवों में जाती, लड़कियों से मिलती, उन्हें बताती कि डरना गुनाह नहीं है, लेकिन डर कर चुप रह जाना एक और गुनाह को जन्म देता है। उसकी कहानी पर एक फिल्म बनी, उसका नाम था चीख। लेकिन जब रवीना ने स्क्रीनिंग में भाषण दिया तो उसने कहा, यह सिर्फ मेरी चीख नहीं है, यह हर उस लड़की की है जो अब भी बोलना चाहती है। उसके गले में अब भी वो जले हुए गहनों की चेन रहती है, एक टूटे हुए कंगन का टुकड़ा और एक डायरी, ताकि वो कभी भूल ना जाए कि किस गहराई से वो निकली है। और हां, अब भी वो रात में बालकनी पर बैठती है, लेकिन अब उसकी नजर आसमान पर नहीं, नीचे उन लड़कियों पर होती है जिनकी चीखें अब भी दीवारों में गूंज रही है। एनजीओ की शुरुआत छोटी थी, एक पुराना ऑफिस, 2 टूटी कुर्सियां और एक टेबल जिस पर रवीना ने अपनी डायरी और मां की फोटो रखी थी। उसका नाम रखा गया चीख फाउंडेशन, ताकि हर वो आवाज जो दबा दी जाती है अब दर्ज
हो सके दर्ज होकर लड़ सके। रवीना ने सबसे पहले उन लड़कियों से मिलना शुरू किया जो कोर्ट में अपने केस हार चुकी थीं, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था, जैसे उसके पास कभी नहीं था। वो उन झुग्गियों में गई जहां औरतें सिर्फ रोटी बेलती थीं और थप्पड़ सहती थीं, और उनमें से एक थी फरजाना, जिसकी आंखें कुछ कहती थीं पर होंठ बंद रहते थे। फरजाना की कहानी सुनकर रवीना की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि इस बार गुनाहगार कोई इंसान नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी था, वही संस्था जिसमें रवीना ने अब तक भरोसा किया था। उसने फरजाना के साथ एक रात थाने के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाया, जिसमें वो सिर्फ एक बात कह रही थी, क्या इंसाफ सिर्फ नाम का होता है? वीडियो वायरल हुआ, लेकिन इस बार जवाब आया धमकी में, फोन पर, मेल में, और उसके एनजीओ के दरवाजे पर चुपचाप फेंका गया खून से सना हुआ कपड़ा। मैंने उससे कहा, अब बस कर, तुझ पर बहुत कुछ आ चुका है। लेकिन रवीना ने मेरी आंखों में देखा और बोली, अगर अब चुप हुई तो फरजाना मर जाएगी, और उसके साथ मैं भी। उस रात पहली बार मैं डर गया था, क्योंकि रवीना अब इंसान नहीं रही थी, वो एक आवाज बन चुकी थी जिसे दबाना आसान नहीं था। एक हफ्ते बाद एनजीओ में आग लगाई गई, हर फाइल, हर केस जलकर राख हो गया। सिर्फ एक चीज बची, वो डायरी जो रवीना हमेशा अपने बैग में रखती थी, लेकिन आग से ज्यादा उसे जला दिया। एक खबर ने फरजाना ने आत्महत्या कर ली थी और पुलिस ने इसे घरेलू विवाद बताया। रवीना टूटी, लेकिन फिर वही किया जो हर बार करती आई थी, टूटी दीवार से एक नया रास्ता बनाया। उसने फरजाना की मौत को हथियार बनाया, उसके वीडियो क्लिप्स, बयान और कॉल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। सवाल अभी जिंदा है,